तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास कि नर्वस सिस्टम कैसे आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम और बिहेवियर का आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या रोल प्ले करता है सेक्सुअल बिहेवियर में। तो डे आपके पास एक साइंटिस्ट था 1941 में, उसने जो है तो वेंट्रल पार्ट जो था हाइपोथैलेमस का, उस पे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ लेजन्स बनाए, कुछ जख्म लगाए, कुछ जिसको सोर भी कहते हैं, लेजन भी कहते हैं। ठीक है, तो जख्म लगा दिए वेंट्रल पार्ट पे हाइपोथैलेमस के। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था पिग्स पे। तो वो जो पिग्स थे जिनके वेंट्रल पार्ट पे हाइपोथैलेमस के उसने कट्स लगा दिए थे या लेजन्स हो गए थे, तो वो पिग्स जो थे वो इररिस्पॉन्सिव हो गए थे टुवर्ड फीमेल्स। तो वो फीमेल्स की तरफ अपना बिल्कुल ही कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो सेक्सुअल बिहेवियर उनका बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया था। फिर बार्ड नाम का साइंटिस्ट था 1940 में, उसने प्रूव किया था कि अगर लेजन्स होंगे आपके पास, जो हाइपोथैलेमस का टेल रीजन होता है ना, जहाँ से वो ब्रेन के साथ ज्वाइन हुआ होता है, तो उसकी वजह से एस्ट्रस साइकिल जो होते हैं एनिमल्स में, वो इनहिबिट हो गए थे, वो स्टॉप हो गए थे जब वहाँ पे लेजन्स हो गए थे। तो इससे हमें पता चला कि हाइपोथैलेमस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एस्ट्रस साइकिल में, कितना इंपॉर्टेंट रोल है सेक्सुअल बिहेवियर में। फिर क्या किया कि साइंटिस्ट्स ने स्टिमुलेट किया, थोड़ी सी वीक सी करंट दी उन्होंने हाइपोथैलेमस को। तो उसकी वजह से वो एनिमल्स जिनके हाइपोथैलेमस को काफ़ी प्रोलॉन्ग उन्होंने जिन एनिमल्स को उन्होंने करंट दिया था उनके हाइपोथैलेमस को, उनको ब्रेन को, तो वो जो है तो काफ़ी ज़्यादा देर तक सोते रहे। मतलब नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्लीप थी उनकी। नॉर्मल मतलब 24 हार्स होगी, 24 हार्स तक सो जाएंगे, वैसे एनिमल्स इतने ज़्यादा नहीं सो सकते। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपके पास वेकफुलनेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेक्सुअल बिहेवियर में हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा हमने देखा कि वेकफुलनेस में भी आपके पास हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर आपके पास लेजन्स बन जाते हैं, आपके पास हाइपोथैलेमस में एक रीजन है सुप्रा मेमेलियरी एरिया, लेट मी शो यू। हाँ, ये देखिए, ये आपको नजर आ रही, ये है सुप्रा मेमेलियरी रीजन। तो ये सुप्रा मेमेलियरी रीजन जो है, तो अगर इस पे लेजन हो जाए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एनिमल्स जो खुद वॉलेंट्री मूवमेंट किसे कहते हैं, वो मूवमेंट जो कि उनके अपने कंट्रोल में होती है, अपने विल पावर के अंडर कंट्रोल होती है, तो उनकी वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है ना, तो वो स्टॉप हो गई थी, वो फिर मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो इससे हमें पता चला कि हाइपोथैलेमस की के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स में भी अपना काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जब कोई एनिमल वॉकिंग बिहेवियर करता है तो उसमें भी आपके पास हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर के पैटर्न्स को इफेक्ट करते हैं होम्योस्टेसिस। अब अगर कोई एनिमल खा रहा है या कुछ कोई चीज़ ड्रिंक कर रहा है, तो ईटिंग और ड्रिंकिंग, चाहे वो मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके ईटिंग और ड्रिंकिंग में जो आपके पास मेन रोल प्ले करता है वो आपके पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज द ऑर्गन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अच्छा, जितने भी आपके पास सिंपल और बेसिक बिहेवियर्स है वो सारे के सारे आपके पास थैलेमेनसेफेलॉन के अंडर कंट्रोल है। थैलेमेनसेफेलॉन भी आपके पास हाइपोथैलेमस का ही सिनोनिम है, दूसरा नाम है। अगर कोई एनिमल है या कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर वो मोटिवेट हो रहा है, उसमें मोटिवेशनल बिहेवियर आ रहा है, तो वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा उसके जितने विजरल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे भी अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस है। अब जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना एनिमल्स की, जिसके अंडर वो अपनी साइक्लिक एक्टिविटीज, डे नाइट एक्टिविटीज करते हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग एक्सेट्रा, और स्लीप साइकिल्स, वेकफुलनेस, वो सारे के सारे भी हाइपोथैलेमस के ही अंडर कंट्रोल हैं। अब हाइपोथैलेमस इमोशनल बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल करता है, तो डायंसेफिलोन भी हाइपोथैलेमस को कहते हैं। वो आपके पास जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ है उन्हें सोमेटिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। मूड है किसी एनिमल का अच्छा है, किसी भी इंसान का मूड अच्छा है, बुरा है, वो अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, उसके अलावा जितने भी इमोशनल बिहेवियर्स है सब के सब में डायंसेफिलोन आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब आपको पता ही होगा कि हाइपोथैलेमस में वेरियस न्यूक्लियाई हैं, जिसको यहाँ इस डायग्राम में शो भी किया गया है। तो हाइपोथैलेमस में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स में रोल प्ले करते हैं। तो अब हम वन बाय वन हर एक न्यूक्लियाई को पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूक्लियाई क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले है एंटीरियर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो एंटीरियर जो न्यूक्लियाई है आपके पास, वो आपके पास बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो। जब हीट वाली कंडीशन हो तब वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी। कैसे? बाय स्वेटिंग। स्वेटिंग होगी तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा, एक्सेसिव हीट जो है तो वो बॉडी से बाहर निकल आती है। इसके अलावा जो वाजो डायलेशन होती है आर्टरीज की, कैपिलरीज की, तो वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस है। उसके बाद पोस्टीरियर न्यूक्लियाई भी आपके पास टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि जब आपके पास टेम्परेचर कम हो जाता है तो तभी ये कम। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो कोई भी इंसान है या एनिमल है उसको शिवरिंग होगी। ठीक है, तो शिवरिंग से बॉडी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल पे आ जाता है। इसके अलावा आपके पास जो मीडियन पार्ट है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का, वो आपके साथ फीडिंग सेंटर जो आपके ब्रेन में होते हैं ना, उस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है इसका। इसके अलावा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है तो उसका मेजर रोल, जब कोई भी चीज़ पीते हो, प्यास लगती है या नहीं पीने को दिल करता, तो हर एक चीज़ में आपकी ड्रिंकिंग से जो रिलेटेड होगी उसके साथ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का कनेक्शन है। उसके बाद है सुप्रा मेमेलियरी एरियाज। तो सुप्रा मेमेलियरी एरियाज जो है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डायग्राम में शो किए, वो जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल कर, जैसे कोई चल रहा है, कोई बैठ रहा है, हाथ हिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है वो सारे के सारे अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रा मेमेलियरी एरियाज हैं। उसके बाद है वेंट्रोमेड्रियल न्यूक्लियस और आर्क्यूएट न्यूक्लियस। तो जितने भी न्यूरो एंडोक्राइन रोल्स हैं, मतलब कि जिसमें न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व हैं, आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इन्वॉल्व हैं, हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे रोल्स आपके पास वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस और आर्क्यूएट न्यूक्लियस प्ले करता है। इसके बाद जो पोस्ट हाइपोथैलेमिक एरिया है, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी ये डिस्कस किया कि वेकफुलनेस में और स्लीप में आपके पास हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो वेंट्रल हाइपोथैलेमिक एरिया है वो आपके पास सेक्सुअल बिहेवियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपके पास लिम्बिक सिस्टम क्या है? आपके पास जो ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम है, जितने भी इमोशनल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, जितने भी इमोशन, चाहे कोई सैड है, कोई हैप्पी है, कोई मोटिवेटेड है, कोई डीमोटिवेटेड, तो जितने भी कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो जितने भी इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, दे ऑल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ लिम्बिक सिस्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम का लिम्बिक सिस्टम है वही कंट्रोल करता है सारे के सारे इमोशनल रिएक्शन को। इसके अलावा जितने भी बायोलॉजिकल रिदम्स है, बायोलॉजिकल क्लॉक की बात हो रही है, और इसके अलावा मोटिवेशनल चेंजेस, एंडोक्राइनल चेंजेस, मतलब हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं बॉडी में, उन सब में आपके पास लिम्बिक सिस्टम जो है इन्वॉल्व है। उसके बाद ऑल्फेक्शन, अगर एनिमल स्मेल कर सकते हैं या कोई इंसान किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकता है, तो ऑल्फेक्शन में भी आपके पास लिम्बिक सिस्टम इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जितने भी विजुअल फंक्शन जो कि इमोशंस के साथ रिलेटेड है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जब कोई बंदा ज़्यादा सैड होता है तो वो जब किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं तो वो काफ़ी तेज़ तेज़ सांस लेते हैं अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो जो विजुअल फंक्शन जो कि एसोसिएटेड होते हैं इमोशंस के साथ, तो उसमें भी लिम्बिक सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी चीज़ को मेमोराइज करता है, उसकी मेमोरी, तो उसकी मेमोरी में भी आपके पास जो मेमोरी का बिहेवियर है, लर्निंग का बिहेवियर है, उसमें भी लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मौका है कि जिस पे खुशी होनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, तो जितने भी प्लेजरेबल सेंसेशन है उन सब में भी आपके पास लिम्बिक सिस्टम जो है तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद है रेटिकुलर सिस्टम और बिहेवियर। अब आपके पास ब्रेन में काफ़ी न्यूक्लियाई हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है तो उनको कलेक्टिवली रेटिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन कहते हैं। अब वो किस तरह से बिहेवियर में रोल प्ले करते हैं उनको हम स्टडी करेंगे।
अच्छा, जो रेटिक्युलर सिस्टम है इसके 2 मेन पोर्शंस हैं। एक है असेंडिंग रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दूसरा है डिसेंडिंग रेटिक्युलर सिस्टम। तो जो असेंडिंग रेटिक्युलर सिस्टम है आपके पास, वो ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटी, आपका ब्रेन जो भी एक्टिविटी कर रहा है उन सबको आपके पास ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा वेकफुलनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसके मुताबिक इंसानों को और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ब्रेन है, जिनमें रेटिकुलर सिस्टम है, सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अवेयरनेस देगा। उसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्सेज सारे के सारे इसी के अंडर द कंट्रोल है। मॉड्यूलेटरी सिस्टम भी रेटिकुलर सिस्टम को ही कहते हैं। इसके अलावा अगर लर्निंग प्रोसेसेस हैं उसमें भी आपके पास यही रेटिकुलर सिस्टम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फीडिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसको प्यास लगती है, थर्स्ट, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। इसके अलावा सेटिस्फैक्शन, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेटिस्फाई हो जाता है किसी सिचुएशन से, किसी बात से, या कोई खुशी मिल जाती है, जितनी भी सेटिस्फैक्ट्री फिनोमिनाज है वो सारे अंडर द कंट्रोल ऑफ रेटिकुलर सिस्टम है आपके पास, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं बिहेवियर में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूरोनल बेसिस क्या है होमोसेक्सुअलिटी की ह्यूमन मेल्स में। तो जो नर्व सेल्स हैं और बिहेवियर है उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है न्यूरोनल बेसिस में होमोसेक्सुअल मेल्स का। यानी होमोसेक्सुअल जो मेल्स हैं तो उनके नर्व सेल्स का और उनके बिहेवियर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपस में। अब होमोसेक्सुअल मेल्स कौन से हैं? होमोसेक्सुअल वो मेल्स होते हैं कि जो सेक्सुअली फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हेट्रोसेक्सुअल वो मेल्स होते हैं जो कि फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सेक्सुअली, बट मेल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अब एक साइंटिस्ट था हमारे पास, साइमन लेवी, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट था। उसने एक न्यूरोनल हाइपोथेसिस पेश की। उसके मुताबिक जो होमोसेक्सुअल मेल्स होते हैं उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है हेट्रोसेक्सुअल मेल्स से। अब उसने क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस की, उसने देखा कि ब्रेन में कुछ न्यूक्लियाई जो है ना, जो होमोसेक्सुअल मेल्स है उनके साइज में डिफरेंस है। उसके अलावा एनाटॉमी जो है नर्व सेल्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है आपके पास होमोसेक्सुअल मेल और हेट्रोसेक्सुअल मेल्स की। अच्छा, आपके पास हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट्स हैं, पोस्टीरियर पार्ट्स है और मिडिल पार्ट होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एंडोक्राइनोलॉजी में भी और बाकी भी बायोलॉजी वगैरह में भी। तो हाइपोथैलेमस का जो इंटीरियर पार्ट होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जितने भी इंसान हैं, उसके अलावा और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब की सेक्सुअल एक्टिविटी में जो मेजर रोल प्ले करता है वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है आपके पास। ठीक है। तो लेवे ने क्या डिस्कवरी की, उसने फाइंड किया कि जो साइज है एंटीरियर हाइपोथैलेमस का ह्यूमन मेल्स में, वो जो कि आपके पास कौन से मेल्स, जो कि आपके पास होमोसेक्सुअल मेल्स थे। उसने ये फाइंड किया कि जो होमोसेक्सुअल मेल्स है आपके पास उनके जो ब्रेन में एक न्यूक्लियाई होता है उसे INAH3 कहते हैं। उस न्यूक्लियाई का साइज कम था एज कंपेयर टू नॉर्मल मेल्स। नॉर्मल मेल्स में उसका साइज नॉर्मल होता है, बिल्कुल एक सैंड के ग्रेन जितना साइज होता है, लेकिन जो आपके पास होमोसेक्सुअल मेल्स थे उसमें इसी न्यूक्लियाई का साइज काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस था, इतना कम था कि जितना फीमेल्स में होता है। और लेवे ने ये भी डिस्कवर किया कि मेल और फीमेल जो होते हैं तो उनके जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है उसके साइज थोड़े एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उसने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे होमोसेक्सुअल मेल्स लिए जो कि HIV एड्स से उनकी डेथ हुई थी और वो पॉजिटिवली डायग्नोज हुए थे और फिर उनकी डेथ हो गई। उसके अलावा उसने कुछ ऐसे मेल्स लिए जो कि नॉर्मली उनकी डेथ हुई थी और वो हेट्रोसेक्सुअल थे। ठीक है। तो इसने दोनों के ब्रेन्स को एग्जामिन किया तो उसने स्टडी की कि INAH3 जो न्यूक्लियाई है उसका साइज छोटा था होमोसेक्सुअल्स में एज कंपेयर टू हेट्रोसेक्सुअल। इतना छोटा था कि जितना फीमेल्स का होता है। ठीक है।
अब अगर कोई होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ वैसे भी कर रहा है और वो नॉर्मल है, तो उसकी वजह से भी उसकी जो ये न्यूक्लियाई होती है INAH3 न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस की, तो उसकी साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होल्स हैं, बैक होल्स हैं और काफ़ी हिडन मिस्ट्रीज़ हैं जिनको सॉल्व करना है, काफ़ी रिसर्च एरियाज़ हैं कि फर्दर हमें पता चले इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, बायोलॉजिकल बेसिस के बारे में। बट फॉर नाउ स्टिल इतनी ही डिस्कवरी हुई है और इसी चीज़ का पता चला है। अच्छा, अगर कोई इंटरेस्टेड है इन ब्लॉग्स को रीड करने में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन ब्लॉग्स की लिंक्स को शेयर कर दिया है। गो एंड रीड देम। इसके अलावा इफ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।